अस्सलाम वालेकुम बेटा जोया, कैन यू हियर मी? Yes, sir, I can. बेटा मैं बाकी स्टूडेंट्स आने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है? आज हम मोमेंटम के पास कर रहे हैं, तो आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, ठीक है? सर अभी मैं बाहर हूँ। मैं 2 मिनट में गाड़ी में जा रही हूँ। मैं वहाँ सॉल्व करती हूँ। क्या कह रही हो? अभी मैं CS की क्लास के लिए बाहर थी, तो अभी मैं गाड़ी में जा रही हूँ 2 मिनट के अंदर। आई सॉल्व इन द कार। अच्छा, आप गाड़ी में हो, वापस आ रही हो क्लास में? यस सर। सही। सीएस की क्लास कहाँ पे होती है? PCHS। ठीक है, चलो। मैं वापस बाकियों का वेट कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करता हूँ 2 मिनट। जोया बेटा, आप पहुंच गई उधर? अब कितना टाइम लगेगा अभी?
हेलो सर। जैफा, आंसर आया इसका? 900 kg मीटर पर सेकंड। सो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? एम वी माइनस एम यू। एम वी मतलब फाइनल मोमेंटम, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और एम यू हो जाता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी, गाड़ी एट रेस्ट हो गई तो इसका मतलब उसकी वो तो जीरो है। तो 1200 इंटू जीरो, ये हो गया एम वी, माइनस एम यू, इसमें हो जाएगा 1200 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 7.5। सो 1200 इंटू 7.5 किया तो मेरे पास आ रहा है -9000। -9000 आ रहा है, लेकिन मैं आंसर के अंदर माइनस साइन मुझे डालना है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, डाल भी सकते हैं, ऑप्शन है। यूनिट सही होना चाहिए केजी मीटर्स पर सेकंड। ठीक है बेटा, फोर्स निकालनी है। अब याद रखो कि फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है, इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। लेकिन ये बात भी याद रखो कि इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। इसका मतलब आपने जो चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ निकाला है वो आप इम्पल्स की जगह डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इम्पल्स की जगह पे 9000। वाई? बिकॉज इम्पल्स इज इक्वल्स टू द चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर ये 9000 आया है तो यहाँ भी 9000 लिख दें। एफ मुझे निकालना है, टाइम कितना है? 0.36 सेकेंड लगे गाड़ी को रोकने में। सो यहाँ से मैं एफ निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 25000 न्यूटन। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 25,000 न्यूटन। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? अब इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, a different car has a mass of 1500, collides with the same wall, and all of the energy is transferred during collision is absorbed by the crumple zone. The energy absorbed by the crumple zone is this. The speed of the car before collision is 24 meters per second. शो। अब ये वाला जो पार्ट है मैं आपको इसलिए अभी नहीं करवा रहा, ये वाला पार्ट मैं आपको इसलिए अभी नहीं करवा रहा बिकॉज हमने एनर्जी वाला चैप्टर अभी नहीं पढ़ा। तो एनर्जी वाला चैप्टर अभी कवर नहीं किया, तो इसलिए मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है दोबारा से कार क्रैश के बारे में। कार क्रैश के क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत कॉमन है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल में भी वही करवाया था। ऑलराइट, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो यू हैव अ कार ऑफ मास, डमी है, डमी का मास 70 kg है। डमी ये बंदा है, ये जो बंदा बैठा हुआ है इसका मास है 70 kg। गॉट इट? car approaches a solid barrier at 20 meters per second. Car crashes and stops suddenly. Calculate the momentum of the dummy immediately before the crash. Momentum कैसे निकालते हैं? Mass into velocity. डमी का मोमेंटम निकालना है तो डमी का मास चाहिए और डमी की वेलोसिटी चाहिए 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो 70 इंटू 20 किया, मेरे पास 1400 kg मीटर्स पर सेकेंड डमी का मोमेंटम आ गया। Determine the impulse that must be applied to bring it to rest. Obvious सी बात है कि मोमेंट अगर आपने bring it to rest करना है, रेस्ट पे लेकर आना है, तो आपको स्टॉप करना है। मतलब फाइनल स्पीड कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मतलब कि चेंज इन मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब गाड़ी का फाइनल मोमेंटम तो 0 होना चाहिए बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, और इनिशियल मोमेंटम गाड़ी का कितना है? वो है 1400। अब बात सारी ये है कि जितना आपका चेंज इन मोमेंटम है जो कि 1400 ही है, वही आपके इम्पल्स के भी बराबर होता है। इम्पल्स जो है वो
एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट 2 क्वेश्चंस एज वेल, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। तो असेंशियली मेरा यही आंसर यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन इसीलिए था कि इसमें आपने कुछ नया नहीं करना, यही 1400 जो है वो आपने आंसर लिख देना, लेकिन इम्पल्स के यूनिट्स न्यूटन सेकंड्स लिख देने। ठीक है, सो जो चेंज इन मोमेंटम है वही आपका इम्पल्स भी है, सिंपल। और चेंज इन मोमेंटम 1400 ही क्यों था? क्योंकि वो जीरो में से माइनस हो रहा था, गाड़ी को स्टॉप करना है आपने। अब वो कह रहे हैं इन द कार क्रैश टेस्ट द पैसेंजर कंपार्टमेंट कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकंड्स, कैलकुलेट द डीसेलरेशन। डीसेलरेशन या एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते थे? क्या फॉर्मूला होता था? v फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एग्जैक्टली। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है इस गाड़ी? कम्स टू रेस्ट लिखा हुआ है ना, तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी गाड़ी? इनिशियल वेलोसिटी ने कहा था 20 है, और कितने टाइम में एट रेस्ट आ रही है? 0.2 सेकेंड्स में। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 100। अब डीसेलरेशन -100 आ रहा है वैसे तो, लेकिन आप आंसर के अंदर माइनस साइन डालो या ना डालो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब लिखा हुआ है सीट बेल्ट एंड एयर बैग ब्रिंग द डमी टू रेस्ट सो दैट इट डज नॉट हिट द विंड स्क्रीन। द डमी हैज एन एवरेज डीसेलरेशन ऑफ 80 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई टू द डमी ऑफ मास 70 kg। तो भाई अब ये कह रहे हैं कि अगर आप सीट बेल्ट और एयर बैग भी लगा दोगे गाड़ी में, ये दोनों चीजें सेफ्टी के लिए होती हैं, तो थोड़ी सी डीसेलरेशन आपकी कम हो गई, 100 से होके 80 हो गई आपकी डीसेलरेशन। अब वो कह रहे हैं कि फोर्स कितनी लगेगी? रिजल्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला है? F इज इक्वल टू ma। ये तो हम डायनामिक्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? तो मास है डमी का 70 kg और उसकी डीसेलरेशन है इसके इस वाले क्वेश्चन में 80। तो 70 इंटू 80 मेरा आंसर कितना आ रहा है? 5600 न्यूटन, 5600 न्यूटन मेरा आंसर आ रहा है। The deceleration of the dummy is less than the deceleration of the passenger compartment. Explain why is this of benefit to the passenger. अब जरा इस बात को गौर से फोकस से सुनना। कह रहे हैं कि ये है आपका पैसेंजर कंपार्टमेंट। पैसेंजर कंपार्टमेंट कौन सा है? जो डॉटेड लाइन से आपको शो किया हुआ, इसको जरा ग्रीन कलर से हाईलाइट कर, ये कंपार्टमेंट है, राइट? और डमी, डमी जो है वो ये आपका पिंक कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज द डमी, ये आपका पैसेंजर है। कह रहे हैं कि इस बात का क्या फायदा है कि डमी की डीसेलरेशन पैसेंजर कंपार्टमेंट से कम है। देखो बेटा, अगर याद रखो, अगर डमी की डीसेलरेशन जो है वो पैसेंजर, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है पहले तो ये पढ़ लो। द डीसेलरेशन ऑफ द डमी इज लेस देन द डीसेलरेशन ऑफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट। पैसेंजर कंपार्टमेंट की डीसेलरेशन जो है वो ज्यादा आ रही थी, पैसेंजर कंपार्टमेंट की डीसेलरेशन 100 आ रही थी और डमी की डीसेलरेशन 80 आ रही थी। ज्यादा डीसेलरेशन होती है अगर, तो फोर्स भी ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे अगर आप 100 डालते तो आपका आंसर कितना आता? 7000 आता, राइट? तो हमें यहाँ पे यही बात लिखनी है कि फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, या इतनी बात लिख दो, फोर्स ऑन द डमी is proportional या directly proportional to its deceleration. If deceleration is less, अगर deceleration कम होगी then force भी कम लगेगी। अगर a की वैल्यू छोटी होगी तो f की वैल्यू भी छोटी आएगी, then force will also be less। तो कम फोर्स लगने का क्या फायदा है? जाहिर सी बात है कि हमारा जो डमी है या जो पैसेंजर बैठा हुआ है हमारे गाड़ी के अंदर वो कम डेंजर में होगा, राइट? अगर उस पर फोर्स ज्यादा लगेगी तो उसको हर्ट होने का, उसका जो डैमेज है वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर उस पर कम फोर्स लग रही है तो ऑब्वियसली वो सेफर है, राइट? सो पैसेंजर
विल बी सेफर। ओके, डीसेलेरेशन कम होने का फायदा क्या है? अगर डीसेलेरेशन कम होगी तो फोर्स भी कम होगी, फोर्स कम होगी तो सेफ्टी के लिए बेहतर है। सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन नाउ। अब हमारे पास क्वेश्चन कोलिजन वाला आ गया। आपको याद होगा कि हमने सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर के अंदर कोलिजन्स पढ़ी थी। सो हमारे पास 2 रेलवे ट्रक्स हैं और दोनों का मास आपको मेंशन करके दिया हुआ है। एक का मास, ट्रक बी का मास 5000 kg है और ट्रक ए का मास 6000 kg है। ट्रक ए 5 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ट्रक बी जो है वो स्टेशनरी है। ट्रक बी जो है वो स्टेशनरी है। गॉट इट? अब वो कह रहे हैं पहले तो ए का मोमेंटम कैलकुलेट कर दें। सो जाहिर सी बात है कि ए आके बी से टकराएगा तो दोनों की कोलिजन होगी। कोलिजन के अंदर हमने क्या लॉ पढ़ा था, ये हमने रूल क्या पढ़ा था? जैफा याद है? जब कोलिजन होती है ऑब्जेक्ट्स की तो हमने क्या रूल पढ़ा था? ये रूल पढ़ा था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए थे, ये बिफोर है। इसका मोमेंटम निकालो 60 और 3 को मल्टीप्लाई करके, इसका मोमेंटम तो 0 होगा, तो दोनों का टोटल मोमेंटम आ गया। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और आफ्टरवर्ड्स जैसे भी वो मूव कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करके टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन को देखो। रूल ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर और आफ्टर कोलिजन मिला के बराबर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को पहले पार्ट में सिर्फ कह रहे हैं कि ए का मोमेंटम निकाल दें। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? mv। तो ए का मास है 6000 और ए की वेलोसिटी है 5। क्या आंसर आ जाएगा? 30,000 kg मीटर्स पर सेकंड मेरे ए का मोमेंटम हो गया। ये ए का मोमेंटम है, खाली ए का, और ये बिफोर कोलिजन है। कह रहे ट्रक्स कोलाइड, ट्रक्स आपस में टकरा जाते हैं, their buffers compress, then they bounce off each other remaining undamaged। so वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और उसके बाद they bounce off each other and then they go their separate ways। after the collision truck B has a momentum of 27,000। determine the impulse applied to B। impulse का फॉर्मूला बताओ बेटा। impulse का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? व्हाट इज इम्पल्स? अब तक तो याद हो जाना चाहिए ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर इम्पल्स रिपीट हो रहा है। यस, इम्पल्स के 2 फॉर्मूले हैं। या तो आप इम्पल्स को ऐसे निकाल सकते हो, फोर्स इनटू टाइम, या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई इम्पल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। बी का इनिशियल मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी? बी शुरू में स्टेशनरी है, तो बी का मोमेंटम क्या होगा जोया? अगर बी स्टेशनरी है तो बी का मोमेंटम क्या होगा बेटा? 0। और आफ्टर कोलिजन क्या है बी का मोमेंटम? इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है? आफ्टर द कोलिजन बी का मोमेंटम कितना है? 27,000। तो क्या मैं कह सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली तो 0 है और फाइनल कितना है? 27,000। 27,000 और 0 को माइनस किया तो 27,000 ही मेरा आंसर आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया सिंपली 27,000। दैट्स इट। मतलब मुझे बी का इम्पल्स निकालने के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम ही निकालना था। सो मेरा फाइनल आंसर हो गया 27,000। और ये बात याद रखो कि न्यूटन सेकेंड्स इम्पल्स का यूनिट होता है। ठीक है, वैसे तो आप केजी मीटर पर सेकंड भी लिख देंगे तो गलत नहीं करेंगे वो। सो क्लियर हो गई बात। बी का हमें पता लग गया, बिफोर कोलिजन मोमेंटम था 0, आफ्टर कोलिजन उसका मोमेंटम था 27,000। द ट्रक्स आर इन कांटेक्ट फॉर 0.6 सेकंड्स, कैलकुलेट द फोर्स ऑन बी। अब इम्पल्स का ऊपर वाला फॉर्मूला जो है ना वो यहाँ यूज कर लो। ये जो फॉर्मूला है इम्पल्स का, अब यहाँ पे काम आएगा। आपने बोला कि बी के ऊपर इम्पल्स कितना लग रहा है? 27,000। फोर्स आपको चाहिए और आपको पता है कि कितने टाइम में फोर्स लग रही है?
0.6 सेकेंड में। तो 27,000 को जब मैं 0.6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 45,000 न्यूटन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन बी। अब मजेदार क्वेश्चन ये है कि ए की फाइनल स्पीड क्या होगी, ए की फाइनल स्पीड क्या होगी। तो अब इस बात को जरा समराइज कर लो। इसको ड्रॉ करने का फायदा ये है कि आपके जहन में जरा पिक्चर क्लियर हो जाती है। बच्चों अगर मैं यहाँ पे ए को बना लेता हूँ और यहाँ मैं बी को बना लेता हूँ, ये है बिफोर कोलिजन, और बाद में हम यहाँ पे बी को बना लेते हैं आफ्टर कोलिजन, और ए को भी बना लेते हैं आफ्टर कोलिजन। इनिशियली क्वेश्चन के मुताबिक ए कहाँ मूव कर रहा था, टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा था। ए वाज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5, ए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से। बी जो है उसकी स्पीड थी 0 मीटर्स पर सेकंड। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है? अब रूल क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन should be equal to total momentum after collision। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के लिए आपको ए का भी मोमेंटम निकालना है और बी का भी मोमेंटम निकालना है और उसको प्लस करना है। ए का मोमेंटम कितना है बेटा? ए का मोमेंटम 5 इंटू ए का मास 6,000, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे आपने ए का मोमेंटम पार्ट ए में निकाला था, 6,000 इंटू 5 30,000 आया था। ए का मोमेंटम था 30,000, ए का मोमेंटम था 30,000, बी का मोमेंटम था 0। दिस इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, 30,000 प्लस 0। आफ्टर कोलिजन के अंदर अब हम जाते हैं। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में अगर हम बात करें अब, तो मुझे बताओ कि बी का मोमेंटम मुझे ऑलरेडी पता है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ बी ज़ैफा आफ्टर कोलिजन? क्या हमने निकाला था यहाँ पे? क्या क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया था बी का मोमेंटम कितना है आफ्टर कोलिजन? क्या आ रहा है बी का मोमेंटम? देखो चेक करो, बताओ। कैन यू सी इट समवेयर ऑन द स्क्रीन? 27,000। अब बी जो है वो बेटा एक बात बताओ जरा, ए जो है वो बी की तरफ मूव कर रहा था, और कोलाइड होने के बाद बी किस तरफ मूव करेगा? आफ्टर कोलिजन बी की मूव करने की डायरेक्शन क्या होगी? बी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? चेक करो जरा। इनिशियली बी इज एट रेस्ट, ए आके इसको हिट करता है, तो यहाँ पे बी की डायरेक्शन क्या दिखानी चाहिए? बी ऐसे मूव कर रहा होगा या ऐसे? सोचो। क्या ख्याल है जोया? ए ने आके बी को हिट किया, बी वॉज एट रेस्ट, सो आफ्टर कोलिजन बी को कैसे मूव करना चाहिए? टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन? लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना चाहिए। लेफ्ट। गुड। सो बी को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना चाहिए। मुझे बी की वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि बी का मोमेंटम कितना है, 27,000 है, प्लस मोमेंटम ऑफ ए मुझे नहीं पता कितना है। नहीं पता ना? ए का मोमेंटम कितना है? आई डो नॉट नो। या मैं ये लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ ए की जगह मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ ए इनटू वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द कोलिजन। एम वी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ए का मास और ए की वेलोसिटी मैंने यहाँ पे डाल दी, क्योंकि मुझे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि बी जो है वो किस स्पीड में मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। अब हम जब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें नजर आता है कि भाई ए का मास तो मुझे पता है, पहले 30,000, यहाँ पे क्या था 30,000 था, सॉरी, और यहाँ पे था 27,000। ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ए का मास मुझे पता है कितना है, 6,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,000। ए की वेलोसिटी मुझे नहीं पता। अब जब मैं वी को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? यहाँ पे आ जाएगा 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000।
v की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 0.50. 0.5 मीटर्स पर सेकंड। तो a की स्पीड आ गई 0.5 मीटर्स पर सेकंड। नाउ एक चीज जो हमें यहाँ पे रियलाइज करनी है वो ये कि a किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आफ्टर द कोलिजन। इज a मूविंग टुवर्ड्स द राइट और मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट? पूछा हुआ नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि पूछ तो सकते हैं ना वो आपसे। अब ये बहुत कॉन्सेप्ट वाली बात है कि ए लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा होगा या राइट की तरफ, बताओ क्या ख्याल है आपका? Right, because it said they bounce back. बिकॉज Because it bounced back, I guess. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि चीजें बाउंस बैक ही करें हमेशा, जरूरी नहीं है, तो डिपेंड करता है कि उनकी कोलिजन किस तरह की हो रही है। लेकिन अब आप जरा नोटिस करो बेटा कि अगर आप कह रही हो कि बी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा और ए टुवर्ड्स राइट मूव करेगा तो इनका मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मुझे इनका टोटल मोमेंटम प्लस करना चाहिए या माइनस करना चाहिए इनका टोटल मोमेंटम निकालने के लिए? प्लस करना चाहिए या माइनस Minus. करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। लेकिन अगर बी का मोमेंटम है 27,000, सोचो अब इस बात को जरा, अगर बी का मोमेंटम है 27,000 और ए का मोमेंटम आया था 3,000, ए का मोमेंटम 3,000 आया था, अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो फाइनल आंसर तो 24,000 आएगा ना? सही कह रहा हूं? लेकिन क्या ये सही आंसर होगा? Yes, so then we get added. इससे तो इक्वल नहीं आ रहा Maybe लेफ्ट, 30,000. तो इसका मतलब बिफोर और आफ्टर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाज 30,000, तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई इनका मोमेंटम टोटल होकर 30,000 आए, तो देन इट मींस कि ए का मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बी का मोमेंटम है। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकली कि ए इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ताकि उनका ओवरऑल मोमेंटम अभी भी ऐड ही हो और 30,000 ही आए। क्या बात समझ में आई है? सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मोमेंटम। Yes, so it's ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे, फिर उसके बाद आई थिंक इसकी प्रैक्टिस इनफ हो गई है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको एज होमवर्क वगैरह भी दूंगा। लेट्स सी, लास्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अब कार ए और कार बी है आपके पास, बिफोर दे कोलाइड आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, बिफोर की सिचुएशन दिखाई हुई है। सो कार बी स्टेशनरी है, कार ए 18 की वेलोसिटी से मूव कर रही है। बी का मास है 1200 kg और ए का मास है कितना? 2000 kg। कह रहे हैं मोमेंटम ऑफ ए निकाल दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली ए का मास और ए का स्पीड या ए की वेलोसिटी, सो 2000 इंटू 18, और क्या आंसर आया बेटा? 36,000 यूनिट केजी मीटर्स पर सेकेंड। अब ये ए जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, जहन में रखना है यहाँ पे इस बात को। मैं वैसे ही काम, हमारे आगे जाके ये बात काम आएगी, तो मैं लेफ्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि ए टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा था और बी जो है वो मूव नहीं कर रहा था। अच्छा, बी का मोमेंटम क्या होगा बाय द वे? अगर कार ए का मोमेंटम है 36,000, बी का मोमेंटम कितना है इस वक्त? पूछा हुआ तो नहीं है आपसे, बट व्हाट डू यू थिंक बी का इस वक्त मोमेंटम क्या है बिफोर कोलिजन? 0. 0, 0. बिकॉज बी मूव ही नहीं कर रहा। अच्छा, कार्स कोलाइड एंड बी एक्सपीरियंसेस एन इम्पल्स, कार ए कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। सो इसका मतलब कार ए जो है वो लेफ्ट की तरफ ही मूव करता रहेगा। उन्होंने कहा सेम डायरेक्शन, तो कार ए पहले भी लेफ्ट मूव कर रहा था, अभी भी लेफ्ट ही मूव करेगा। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ कार बी इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। अब ए का मोमेंटम उन्होंने बताया कि आफ्टर कोलिजन 21,000 होगा। अब वो कह रहे हैं आफ्टर कोलिजन कुछ सिचुएशन ऐसी है, वो कह रहे हैं कि भाई ये देखो, ये कार ए है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम है 21,000। कह रहे हैं कि बी के बारे में बताओ कि बी किस डायरेक्शन में जा रहा होगा या बी का इस वक्त मोमेंटम क्या होगा। तो वैसे कॉमन सेंस क्या कहता है, जब कार ए बी को टक्कर मारेगी तो बी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? लेफ्ट या राइट? Left, left. लेफ्ट। तो मैं यहाँ पे इतना तो कह सकता हूँ कि बी जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, लेकिन बी का मोमेंटम क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन रूल क्या है?
टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर तो फिर कोलिजन। हमारा आंसर 15 होगा, 15,000। अभी चेक कर लेते हैं, हो सकता है सही आंसर है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो भाई बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या था, ए का था 36,000 और बी का था 0, तो टोटल हो गया 36,000 प्लस 0, 0 प्लस 36,000, मैंने बी और ए का प्लस कर। आफ्टर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या है, ए का तो मुझे पता है कि 21,000 है, बी का कितना है, मोमेंटम ऑफ बी कितना है आई डू नॉट नो, बट इसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ, और आप सही कह रही हो बिल्कुल, वहां जाके माइनस होगा तो 15,000 ही आएगा, तो बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा 15,000, यूनिट सही लिखने हैं केजी मीटर्स पर सेकंड। एवरेज इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय ए, इम्पल्स क्या होता है, या तो आप इम्पल्स को दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो फोर्स इनटू टाइम, लेकिन हमें नहीं पता कि कितनी फोर्स लगी और कितना टाइम के लिए लगी, या फिर दूसरा मैथ इम्पल्स का फॉर्मूला होता है कि इम्पल्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो बी का इनिशियल मोमेंटम क्या था, कोलिजन होने से पहले बी का मोमेंटम क्या था भाई, कोलिजन होने से पहले बी का मोमेंटम क्या था, 0, 0, और बाद में कितना था, 15,000, हमारा आंसर 15,000 ही होगा। बिल्कुल, तो 15,000 माइनस 0, 15,000, न्यूटन सेकंड। गुड, न्यूटन सेकंड, शाबाश, अब समझ में आ गया तुम्हें। कार्स आर इन कांटेक्ट फॉर 0.2 सेकंड्स, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बी, तो अब वो इम्पल्स वाला फॉर्मूला लगा लो, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहाँ पे आ जाएगा फोर्स, और इम्पल्स कितना है जो अभी आपने 15,000 लिखा पिछले पार्ट, सो 15,000 डिवाइड बाय 0.2, और कितना आ गया 75,000, और फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन। मॉडर्न कार इज डिजाइंड सो दैट ड्यूरिंग अ कोलिजन द फ्रंट सेक्शन ऑफ द कार इज क्रश्ड, ये किस चीज की बात हो रही है, क्रम्पल जोन की बात हो रही है, एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस, बेनिफिट बताएं ऑफ इंक्रीज ऑफ टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आपने पढ़ा impulse is equals to force, ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है impulse is equals to force into टाइम, टाइम को मैं जरा नीचे यहां लाकर डिवाइड करता हूँ, टाइम ऑफ कांटेक्ट, अब वो क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ रहा है, टाइम ऑफ कांटेक्ट के बढ़ने से फोर्स को क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, और हमने यहाँ पे ये पार्ट डी के अंदर यही चीज समझी थी, ये क्रम्पल जोन वाली बात। Another car with the crumple zone was in the same फोर्स axis, कम लगेगी। जाहिर सी बात है, तो अगर आपका टाइम ज्यादा आएगा तो फोर्स कम लगेगी, तो फोर्स कम लगेगी। अब इस बात को जाहिर सी बात है हमने ऐसे तो नहीं लिखना होता ना एग्जाम में, एग्जाम में तो सही तरीके से लिखना होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे अपना आंसर मैं आपको लिख के बता देता हूँ when time increases force decreases on the car, so क्या होगा, गाड़ी पे कम फोर्स लग रही है तो जाहिर सी बात है गाड़ी में कम डैमेज होगा, सेफर है सिचुएशन। सो आई गेस इस चैप्टर की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, बस थोड़ा सा ये है कि मैंने इस चैप्टर के ना अलग से फाइल बना के क्लासरूम पे अपलोड नहीं की हुई थी, मैंने IGCSE के क्वेश्चंस जो है उसकी ईयरली वाली फाइल में से मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस आपको करवा रहा था, क्वेश्चंस तो मेरे पास पड़े हुए हैं, बस मुझे रिमाइंडर देना कि जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए इनको मैं एक PDF फाइल में कंपाइल करके वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, क्या कहते हैं इसको, क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, अपलोड नहीं हुई भी लेकिन क्लासरूम पे इसके नोट्स अपलोड हुए हैं या नहीं है ये देख लें। अब आप लोगों का टेस्ट भी होना है, इस बात को भी ध्यान में रखो, बाकी के चैप्टर रिवाइज करना शुरू कर दो, आज मुझे रात को रिमाइंडर देना है इंशाल्लाह, आज या कल मैं इंशाल्लाह इसको अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, मोमेंटम वाले चैप्टर में इसके नोट्स और उसके सर आप टेस्ट कब रखेंगे? टेस्ट समझ लो नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या थर्सडे में से किसी एक क्लास को होगा,
अभी कंफर्म नहीं है बट होना सर तो मेरा थर्सडे को सीआई है। थर्सडे को तुम्हारा सीआई है, कौन सा? कंप्यूटर साइंस का पेपर चलो ठीक है पूरा फिर, हफ्ता उसी में चलो लगेगा। देखते हैं, हो सकता है थोड़ा सा आगे कर दूं मैं टेस्ट, ठीक है, लेकिन ओके सर ट्यूसडे को दे रहे उसके बाद, लेकिन थर्सडे को ठीक है मुझे जाना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सही ओके है, सर थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।